8 गद्दार डॉक्टर, एक मौलाना जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ये सभी के सभी गद्दार हैं। ये सैलरी यहाँ पर लेते हैं, काम हिंदुस्तान में करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते यहाँ पर हैं, लेकिन गुणगान करते हैं पाकिस्तान के। आज से करीब 37 दिन पहले ही प्लान बना लिया गया था कि किस तरीके से दिल्ली को दहलाना है। इस मौलवी ने, जो मास्टरमाइंड है मुफ्ती इरफान, इसने मिलके उन गद्दार डॉक्टर के साथ 26 जनवरी पर लाल किले पर बम अटैक करने का प्लान बना लिया था। लेकिन इंडिया की खुफिया एजेंसी ने इनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया और इसके बाद जब ये बौखलाए, तब जो आपने तस्वीर देखी किस तरीके से उमर विस्फोटक लेकर एक गाड़ी में निकल रहा है और अचानक धमाका हो जाता है। एक एक करके आज आप इस एक्सप्लेनर वीडियो में समझेंगे किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम रही और कौन से ऐसे फेलियर है। और उससे भी बड़ी बात, ये जितने भी गद्दार हैं जो भारत में छुपे बैठे हैं, इन लोगों के लिए चेतावनी है ये वीडियो कि सुधर जाइए, नहीं तो भारतीय आर्मी आपका बुरा हाल करेगी। ये जो मौलवी है, जो गद्दारी कर रहा है, जो बच्चों को पढ़ाता है, टीचर है, स्टाफ टीचर है, लोगों को सिखा रहा है, इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कश्मीर में रहता है, फिलहाल ये अरेस्ट हो गया है, लेकिन इसके गंदे इरादों का आज भंडाफोड़ होगा। दरअसल देखिए, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी को आपको समझना होगा। जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जो ये आतंकी है गद्दार, जब इसको पुलिस ने पकड़ा तो इसने पुलिस के सामने कई तरीके के खुलासे किए। इसने पुलिस को बताया कि इन सभी ने मिलकर प्लानिंग की थी और जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई थी। ये सबसे बड़ी एक अपडेट है। और एक पहले ही हफ्ते में लाल किले की रेकी की थी इन आतंकियों ने। इसके बाद जो फोन मिला है, जो डेटा मिला है, जब डेटा को पूरा डंप किया गया मुजम्मिल के, तो उससे पता लगता है कि 26 जनवरी इनका पहला टारगेट था। 26 जनवरी वो तारीख थी जब ये लोग लाल किले को टारगेट कर रहे थे और बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही थी, जितनी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था थी, ऐसे में ये सभी नाकाम होते हैं। रेकी भले कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और इस वजह से धमाका नहीं होता। अब 10 नवंबर को जो धमाका हुआ, जिसमें ये चीज निकलकर सामने आई कि ये अपना विस्फोटक लेकर भाग रहे थे, क्योंकि फरीदाबाद से जिस तरीके से 360 और 2500 किलो का विस्फोटक मिला, अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करिए तो करीब करीब 2900 किलो हो जाता है। तो ये जो विस्फोटक मिला पुलिस को, ये सारी चीजें जब्त की गई, तो ये डर गए और सबके सब जो उमर है और बाकी जो आतंकी थे, सब कहीं ना कहीं भागे फिर रहे हैं। और ऐसे में उमर जब गाड़ी में विस्फोटक लेकर निकला तो धमाका हो गया। ये बात अभी तक जो खुफिया एजेंसी है उनकी तरफ से सामने आई है कि इस तरह से ये अटैक हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक लाल रंग की गाड़ी की भी जो जांच है या उसको भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि एक पुलिस को इनपुट मिला है कि लाल रंग की गाड़ी में भी दिल्ली में विस्फोटक घूम रहा है, उसको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, तो देखिए, जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं, जो ISI समझ लीजिए, जो जैश ए मोहम्मद है, जो वहाँ के आतंकी गुट हैं, वो सब भारत को किसी भी तरीके से भारत में सेंधमारी करने के लिए बैठे रहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं किस तरह से गद्दार भरे पड़े हैं। तो वो उन्होंने निशाना बनाया कि जितने भी डॉक्टर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन पर लोगों का डाउट ना जाए, जिन पर बड़ी बड़ी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां भी डाउट ना करे, ऐसे लोगों को टारगेट करो, उनका ब्रेन वॉश करो। तो ऐसे में मौलवी इरफान मुफ्ती जो है वो उनके सबसे पहले हत्थे चढ़ा, वो आतंकी बना। उसने अपना एक कोशिश की, उसने सोचा कि मैं युवाओं को बरगलाऊंगा और उसने ये ऐसा किया भी। उस मौलवी ने, इस मौलाना ने जितने भी डॉक्टर्स थे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू किया, एक एक करके उन्हें अपने गुट में मिलाया और सबके सब अब जैश के आतंकी बन गए। अब इसको व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म है वो इसलिए कहा जा रहा है, मॉड्यूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबके सब पाक साफ हैं। अगर आप वैसे देखिए, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मौलाना है, तो इस तरह से कोई शक नहीं करेगा, ऐसा इन लोग का मानना था। लेकिन जिस तरह से इनका भांडाफोड़ हुआ, अब आप वो भी समझिए। ये पोस्टर देख रहे हैं आप, ये जो पोस्टर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मैं अपने एडिटर से कहूंगी वो दिखा भी दे। इस पोस्टर को आप जब समझेंगे कि इसमें लिखा क्या है, तो आपका खून खौल उठेगा। किस तरह से हमारी भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला गया था कश्मीर में, और ये वही पोस्टर है जिसके चलते एक एक करके इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ और सबके सब पकड़े गए। अब 37 दिन वाली जो मैंने बात कही, उसका जो जिक्र है वो ये है कि जब सारे डॉक्टर, सारे टीचर्स एक आतंकी गुट से मिल गए, तो इन्हें पता था कि कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि जो चोर चोर लोग होते हैं उनको तो एक दूसरे का पता ही होता है। सेम यहाँ पर भी हुआ। 37 दिन पहले यानी कि 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी थी डॉक्टर आदिल की, डॉक्टर रुकैया के साथ। आदिल कौन? वही आतंकी जो पकड़ा गया है। अब
जब शादी हो रही थी तो उस वक्त सारे के सारे जो डॉक्टर शाहीन है, उमर है, जो ये मौलाना है, आदिल है, मुजम्मिल है, जितने भी लोग थे वहाँ सारे इकट्ठे हुए। इनके और भी साथी वहाँ पर इकट्ठे हुए। अब इन लोग के आपस में बात होती है, शादी, सोचिए एक इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे बात क्या हो रही है, भारत को कैसे तबाह करना है। ये सारे वहाँ हथियार सप्लाई करने की बात करते हैं, विस्फोटक जमा करने की बात करते हैं, फंडिंग पाने की बात होती है। जिस तरह से फिल्मों में आप देखिए कि एक फिल्म में आपने कई जगह पर देखा होगा किस तरह से जो खुफिया लोग हैं या जो इस तरह से धोखेबाज लोग होते हैं बात कर रहे होते हैं, सेम उसी पैटर्न में एक शादी के अंदर बाकायदा डीलिंग होती है। उस शादी में सारा पैटर्न बनाया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है शादी में पुलिस भी शक नहीं करेगी। हथियार सप्लाई किए जाते हैं, पैसे का इंतजाम किया जाता है और बाकायदा पहली बार प्लानिंग बनती है कि अब कश्मीर में सेना के खिलाफ जहर उगलना है और पोस्टर लगाने हैं। अब 4 अक्टूबर को जब ये शादी होती है, उस वक्त जब मीटिंग होती है, तो 19 अक्टूबर को प्लानिंग के तहत जो आदिल है 19 अक्टूबर को पोस्टर लगाना शुरू करता है। ये वही पोस्टर है जिसके मैं जिक्र करी हूँ। अब इसके अंदर लिखा क्या था वो भी आपको बताएंगे। अब इस पोस्टर को अगर हम डिकोड करें तो देखिए इसमें क्या था। इसमें साफ तौर पे लिखा है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो कुछ हमने अब तक आप तक पहुंचाया है आप उस पर अमल करोगे। दरअसल ये पोस्टर लगाया गया वहां पर जो लोकल्स लोग हैं, जो जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, उनके लिए लगाया गया है कि सेना के किसी भी अधिकारी या किसी भी सैनिक की मदद नहीं करनी है, भारतीयों की किसी भी तरीके से मदद नहीं करनी है। आगे लिखा है, हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आप लोग अब भी गुनाहों में लिप्त हैं, इसलिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो काम आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे अब बाज आ जाओ, वरना शरीयत के मुताबिक हमारा एक्शन तय होगा। कुछ लोग इन कामों में उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं बाज आ जाओ। ये आखिरी बार है, अब आप माफी के हकदार नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो वे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी दुकानों पर इन भारतीय दरिंदों को पनाह देते हैं। यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी को भारतीय दरिंदा कह दिया गया है। कितनी खून खौलाने वाली बात लिखी है ये। आगे लिखा है, जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है, इसलिए हम उन लोगों से भी खुलकर ये कहना चाहते हैं बाज आ जाओ, वरना उनके लिए भी सख्त एक्शन होगा। अब आपने जो चीजें देखी है वही पोस्टर था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन चलाती है और एक एक करके जितने भी गद्दार है उन सबको अरेस्ट कर जेल में डालकर उनसे सारी प्लानिंग उगलवाने की कोशिश करती है। अब 19 अक्टूबर को करीब करीब 6 पोस्टर लगाए गए थे। तो पुलिस को जब ये सारी पोस्टर दिखे तो उन्हें डाउट हुआ कि आखिर कश्मीर में जो इतना शांत कई दिनों से था वो अचानक से फिर से उथल पुथल कैसे मची। अब 19 अक्टूबर को लगाए गए, उसके बाद 27 अक्टूबर को 50 पोस्टर और लगा दिए गए रातों रात। अब पुलिस का ये भी देख के दिमाग ठनका तो करीब करीब 50 अधिकारियों ने 60 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। उसमें उमर दिखाई दिया। उमर की जब तफ्तीश की गई, उसके बारे में जांच की गई तो उसके घर का पता लगा और फिर माफ करिएगा आदिल दिखाई दिया और फिर आदिल को अरेस्ट किया गया। आदिल के पकड़ने के बाद मुजम्मिल पकड़ा गया और दोनों के बारे में जब पता लगा तो ये पता लगा कि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं और दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों का घर भी 800 मीटर दूर है और ये दोनों ने मिलकर जैश ए मोहम्मद के साथ ये लोग मिले हैं जो आतंकी संगठन है। अब ये हो गई उन लोगों की बात जो हमारे भारत में ही बैठे गद्दार हैं। लेकिन इसकी जो मीटिंग हुई, किस तरह से मीटिंग हुई और पाकिस्तान इसमें कैसे इन्वॉल्व है, अब आप वो भी समझिए। देखिए, जो जैश ए मोहम्मद है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने एक्शन लिया, उसमें मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का एकदम चीफ बताया जाता है, उसके घर पर भी ब्लास्ट हुआ, उसके कई रिश्तेदार मारे गए। खबर ये भी आई थी कि मसूद को भी उसमें कुछ हानि हुई है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसकी एक बहन मारी गई। लेकिन अब जो छोटी बहन है सादिया अजहर, वो एक्टिव हुई और अब वो चाहती है कि भारत में वो लगातार दंगे, लगातार ब्लास्ट करवाती रहे। और इसीलिए उसने क्या प्लानिंग की, उसने सबसे पहले जो मौलवी इरफान है, मुफ्ती इरफान, जिसकी तस्वीर आपको मैंने पहले भी दिखाई, अब भी आप देख रहे हैं, इसको अपने झांसे में लिया, इसको बरगलाया और इसका ब्रेन वॉश किया। आप यूँ समझिए ब्रेन वॉश किया या खुद से जैश में जाना चाहता था। इन लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत फिर इन्होंने शाहीन जो एक डॉक्टर हैं, मुजम्मिल, आदिल, उमर, इन सबको शामिल किया और इनके साथ प्लानिंग की। इनका मेन मुद्दा ये था कि किसी भी तरीके से औरतों को और ज़्यादा शामिल किया जाए। शाहीन जो आतंकी है या जो लेडी डॉक्टर है, उसको जिम्मा सौंपा गया कि कैसे भी करके भारतीय महिलाएं इस पूरे विंग में आप शामिल करिए, क्योंकि महिलाओं पर ज़्यादातर शक नहीं होता है। वो आसानी से कभी भी कोई हमें ब्लास्ट कराना हो, कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि करानी हो तो उसके लिए महिलाओं का यूज़ किया जा सकता है। और इसीलिए बार बार फोर्स किया जा रहा था कि औरतों को और ज़्यादा शामिल करो और शाहीन जो है वो इसी काम में लगी थी। अब होता क्या है कि 4 अक्टूबर को जो शादी में मीटिंग हुई, उससे पहले अगस्त के महीने में, ये सीक्रेट इनपुट हैं जो हमारे पास लगे हैं, जिनके बारे में हमने जानकारी निकाली है खास आपके लिए।
तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में पीओके में आतंकियों की अलग अलग मीटिंग चली कई जगह पर, और उसमें जमात इस्लामी के अलावा आईएसआई के सीनियर अफसर भी शामिल थे और बातचीत हुई किस तरीके से खुफिया एजेंसियों को एक बार को धूल चटानी। इन लोग की बात ये थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को धूल चटाए, उनको कुछ पता ना चले और हम भारत में कुछ बड़ी चीज कर दें। अब इनकी जो मीटिंग हुई उसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मीटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला पॉइंट ये था कि भारत में आपने देखा है काफी समय से कोई ऐसा आतंकी हमला या सिविलियंस पर ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है। तो इन जितने भी जैश ए मोहम्मद, जमात इस्लामी, इन सब ने जो मीटिंग की उसमें एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि भारत में जो भी ऐसे गुट थे जो हमारे सो चुके हैं या जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, कश्मीर में जो लोग छिपे हुए हैं, उनको फिर से एक्टिव किया जाए, पहला। दूसरा, जो इनके एक्स कमांडो हैं पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, जो ट्रेनिंग दिया करते थे कैंपों में, उनको फिर से एक्टिव किया जाए, उनको दोबारा लाया जाए और उनको सिखाया जाए और उनको बताया जाए कि कैसे नए लड़कों को ट्रेन करना है। तीसरा ये किया गया कि जो स्लीपर सेल हैं उनको फिदाइन बनाया जाए, मतलब कि एक तरीके से आप समझिए सुसाइड बॉम्बर बनाया जाए। तो ये चीजें करी गई। और एक चीज ये की गई कि अब जितने भी भारत में इनके एक्टिव गुट हैं उनको फंड कराया जाए। फंड आईएसआई के थ्रू हो, पाकिस्तान की किसी आतंकी एजेंसी के थ्रू हो, गल्फ से कराया जाए, कहीं से कराया जाए, पर इन्होंने मेन ये चीज सोच के रखी कि फिदाइन बनाने के लिए हमें उन्हें फंड भी प्रोवाइड कराना होगा। अब इसके बाद होता क्या है कि सबको पता था कि डॉक्टर मॉड्यूल बहुत पुराना है, लेकिन उसको नए सिरे से कैसे जोड़ें। तो इन्होंने ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे टीचर्स उठाए जो बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। डॉक्टर, टीचर, आप सोचिए इस पूरे केस में 8 डॉक्टर लिप्त हैं, एक मौलाना का नाम आया, 17 संदिग्ध है जो लड़के हैं जिनको बरगलाया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो इस मॉड्यूल पर इन लोगों ने काम किया। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जो मेन ये लोग हैं, जो ये सारे डॉक्टर्स हैं जो गद्दार बने, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आदिल मोहम्मद है, इसे आप जानते हैं, कुलगाम से है ये, और ये अनंतनाग में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर सीनियर डॉक्टर था और 24 अक्टूबर तक वहां पर पोस्टेड था। सोचिए 4 अक्टूबर को इसकी शादी थी, 24 अक्टूबर तक इसने वहां पर काम किया, उसके बाद अचानक से गायब हो जाता है और फिर जैश के साथ मिलकर, क्योंकि इसने प्लानिंग तो पहले कर ली थी, इसलिए अचानक से गायब होता है और गायब होने के बाद पोस्टर लगाता है, पोस्टर लगाने के बाद ये पकड़ा जाता है। इसके अलावा और भी जो बहुत लोग हैं, अगर उनकी बात करें, जिसमें अगला नाम आता है पुलवामा के रहने वाले मुजम्मिल शकील का, ये भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये भी जैश के साथ मिला हुआ था, सीनियर डॉक्टर बताया जाता है, जैश का नेटवर्क पूरी तरीके से संभालता है और ये देखता है किस तरीके से यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया जाए, हथियारों को देखा जाए। डॉक्टर शाहीन को काम मिला है कि वो जो औरतें हैं उनको बरगलाएं, उनको इस विंग में शामिल करें और उनको आतंकी बनाएं। इसके अलावा आदिल अहमद अरेस्ट हुआ, सज्जाद अहमद अरेस्ट हुआ, परवेज अंसारी अरेस्ट हुए। इस तरीके से इतने लोग, अभी तक आप समझिए 8 डॉक्टर अरेस्ट हो चुके हैं, एक मौलाना, ये जो मुफ्ती इरफान है, ये अरेस्ट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो मुफ्ती इरफान है ये क्या काम करता था, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो यही है। सबसे पहले ये वही शख्स है जो जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में आया और इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यूं समझिए लोगों को गद्दार बनाना शुरू किया। दरअसल जो सोर्स बताते हैं कि फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है डॉक्टर वाला, ये किसी और ने नहीं बल्कि मौलवी इरफान अहमद ने बनाया। ये पूरी तरीके से कट्टरपंथी है, श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी युवा हैं, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ तक कि कुछ वीडियोस बनाकर भी लोगों को बरगलाता है, उनके भारत के खिलाफ चीज़ें बोलता रहता है और तो अफगानिस्तान के कांटेक्ट में था ये। इसके अलावा ये कुछ इंटरनेट के जरिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है जिससे जो इसके स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे से पढ़ने आ रहे हैं, उनको ये बरगला सके और उनका ब्रेन वॉश कर सके। अब यहाँ तक आपने सारी एक एक चीज़ें समझ ली, लेकिन अभी भी तमाम तरीके के सवाल हैं। आपने समझा किस तरीके से 26 जनवरी पे अटैक करने का प्लान था, आपने समझा किस तरीके से पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अगला टर्म आपने समझा कि कैसे 37 दिन पहले प्लानिंग हुई और 26 जनवरी वाला एंगल आपने समझा। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल ऐसे हैं कि क्या सच में ये जो अटैक किया जा रहा था, क्या इससे पहले दिल्ली के अलावा कुछ और राज्यों को दहलाने की कोशिश थी? तो उसके भी हमारे पास तमाम तरीके के सवाल और जवाब हैं। दरअसल देखिए, जांच एजेंसियों ने हमें इस बीच 1 महीने में करीब 7 बार आतंकी हमलों से बचाया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो देखिए 15 सितंबर सहारनपुर से एक आतंकी गिरफ्तार होता है। ये पता लगता है जब उसका खंगाला जाता है तो उसके पास AK-47 मिलती है, राइफल मिलते हैं, अलकायदा का हैंडलर था ये, और साथ ही साथ इसके जो फ़ोन को डेटा जब इसका निकाला जाता है, उसको डंप किया जाता है, तो कई तरीके के इस पे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें लिखा साफ तौर पे बताया जाता है कि भारत में कुछ ना कुछ बड़ा करना है। इसके अलावा 9 अक्टूबर को पंजाब से 2 आतंकी पकड़े गए, उनके पास भी RDX IED बम मिले, 2.5 किलो के आसपास RDX मिला, आप ये सोचिए। इसके अलावा
17 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 संदिग्ध पकड़े गए। पहले अलकायदा का नाम आया, उसके बाद एक और संगठन का नाम आया बब्बर खालसा, फिर तीसरी बार जैश ए मोहम्मद का नाम आया 17 अक्टूबर को। तो वहां से पकड़े गए, वहां से भी आरडीएक्स और विस्फोटक मिले, उनके भी मैसेज देखे गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब जांच किए गए तो उसमें भी ये चीजें आई कि भारत में कुछ बड़ा करना है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को दिल्ली से आईएसआईएस के 2 आतंकी पकड़े गए, यानी दिल्ली में इससे पहले भी कुछ बड़ी साजिश होने वाली थी। 28 अक्टूबर को फिर से अलकायदा से जुड़ा एक इंजीनियर पकड़ा जाता है, जो आप यूं समझिए वो भी गद्दार इंजीनियर पकड़ा जाता है, जो पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी दे रहा, जो खुफिया इनपुट्स हैं वो दे रहा था। इसके अलावा 7 नवंबर को टीटीपी से संबंधित एक मौलवी गिरफ्तार होता है, यानी कि ये जो इरफान है पहला मौलवी नहीं है, पहला मौलाना नहीं, इससे पहले भी कई सारे मौलाना हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं जिनका इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है। तो आप ये समझिए किस तरीके से हमारी जो खुफिया एजेंसी है, जो हमारे सीक्रेट एजेंसी पुलिस लोग हैं, वो किस तरह से हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे और 1 महीने में हम कितनी बार बचे हैं, लेकिन आखिरकार दिल्ली में इस तरीके से विस्फोट हो गया। अब एक और सवाल है कि जिस तरह से फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोट मिला, अगर सोचिए वो पूरा का पूरा फटता तो कितनी तबाही होती है। इसके लिए मैंने कुछ इनपुट्स आप लोग के लिए निकाले, मैं आपको बताती हूँ जो डेटा हमारे पास है। अगर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का बम, यानी कि 2.3 टन के टीएनटी बम के बराबर होता है ये, अगर ये धमाका करता और एक ही जगह पर ब्लास्ट होता तो 50 मीटर का इलाका पूरी तरह से नष्ट होता, मतलब समझिए जीरो, कुछ भी वहां नहीं दिखता। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ब्लास्ट होता तो करीब करीब सैकड़ों लोगों की जान जाती और 14,400 किलोमीटर घंटा की स्पीड वाली जो तरंगे हैं वो लोगों के फेफड़े फाड़ सकती थी। इसके अलावा ये विस्फोट, जैसे हमने बताया कि 50 मीटर तो आप समझिए कुछ नहीं हुआ, धुआं हो गया, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। इसके अलावा 150 मीटर के दायरे में जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से गिर जाती। 400 मीटर के दायरे में जो इमारतें हैं उनके कांच टूट जाते, दीवार पर क्रैक आ जाते। 800 मीटर तक तेज कंपन महसूस किया जाता, लोगों को लगता है जैसे कोई भूकंप आया है। आपको बताऊं तो 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में करीब 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 168 लोगों की जान गई थी, 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब एक और सवाल कि दिल्ली में अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो पुलिस क्या कर रही थी। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त पुलिस कर क्या रही थी, जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। तो देखिए ये जो कार है ना, ये कई बार बेची और खरीदी गई। अगर आप ये समझिए कि इस पर डाउट किया जाए या ऐसा कुछ, तो पुलिस अपना काम कर रही थी, जिस तरीके से वो लोग चीजें एक एक करके इनपुट निकाल रहे थे। लेकिन सबसे अहम चीज इस पूरे केस में ये हो जाती है कि जो कार है, इसका पहला ओनर बताया जा रहा है सलमान है। सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने जो व्हीकल था वो एक देवेंद्र नाम के शख्स से दिया। उसके बाद देवेंद्र ने क्या किया, इस कार को OLX पे डाल दिया और फिर एक सोनू नाम के शख्स ने शायद इसे लिया और इस तरह से एक चेन बनती चली गई। हालांकि इस कार का है जो एक चालान भी कटा था, लेकिन जिस तरह से खुफिया एजेंसियां, जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही थी कि करके लोगों को पकड़ रही थी और इन आतंकियों को गिरफ्तार करी थी, उनको नहीं लगा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ये जिस तरह से अब खबर आई है, कल तक की चीजें थी कि शायद ये जानबूझ के अटैक किया गया, लेकिन जिस अब चीजें क्लियर हुई है, सोर्सेज के तहत पता लगा है कि ये अपना सामान लेकर भाग रहे थे। ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे और तभी धमाका हुआ, क्योंकि ये लोग एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। जैसा मैंने आपको बताया 26 जनवरी पर ये लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे थे। अब देखिए जो आतंकी हैं वो ज्यादातर आर्मी, NIA इन सब से नहीं डरते। अगर आप सही समझिए, उनका डर पुलिस से ज्यादा होता है, वो पुलिस वालों से ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? देखिए आर्मी है, NIA है, वो किसी बड़े केस में आएगी, कोई ऐसी घटना घट जाएगी तब आएगी, लेकिन छोटे छोटे इनपुट जो पुलिस जो है वो लोकल लोगों से पूछताछ करके इनपुट निकाल सकती है। जैसे आप देखिए जम्मू कश्मीर में जब पोस्टर लगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही मुजम्मिल को अरेस्ट किया, आदिल को अरेस्ट किया, और ऐसे ही फरीदाबाद में भी उन्होंने ही छापा मारा, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा गया। तो ऐसे में जो जितने भी आतंकी हैं जो यहाँ पर गद्दार छुपे बैठे हैं, उन्हें पता है कि पुलिस जो है वो लोकल लोगों से जानकारी लेगी, वो हर जैसे पूछ लेगी और पुलिस को सारी खबरें होंगी। अब जैसे ही पुलिस ने एक एक करके इनके एरिया को जांचना शुरू किया, इनके एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया, ये सब के सब डर गए। जैसे हरियाणा पुलिस पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची, फरीदाबाद के इनके गोदाम में जहां पर भी इन्होंने ये पूरा विस्फोटक रखा था, अब जैसे डर का माहौल आया वैसे ही ये लोग सीधे निकलते हैं। बदरपुर बॉर्डर पर इनका एक वो भी देखा गया, एक CCTV भी दिखा है जिसमें लोग दिल्ली में एंटर कर रहे हैं और पूरी तरह से फिराक में थे, किसी भी तरीके से अपना ये जो विस्फोटक है उसको छुपा सकें। लेकिन जिस तरह से धमाका होता है, इसके बाद तमाम तरीके के सवाल पुलिस पर भी उठते हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठते हैं। लेकिन फिलहाल एक एक करके इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जितने भी गद्दार हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये जो भी आतंकी छिपे बैठे हैं भारत में, जो भारत में ही रह रहे हैं, भारत का ही खा रहे हैं, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है कि सुधर जाइए, क्योंकि अब आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। आप हमारी इंडियन आर्मी के निशाने पर हो और जल्द से जल्द अब आपका खात्मा हो जाएगा।